हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आज का जो टॉपिक है वो HGP पे है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे है। ठीक है ना। तो पहले से थोड़ी सी हम जानेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज़म जो है पहला है जिस पे जीन सीक्वेंसिंग की गई है। उसके बाद हम इस पे MCQs, जितने भी पॉसिबल MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा याद रखना है कि फर्स्ट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस ऑर्गेनिज्म जो था वो था बेटा बैक्टीरियोफाज। वो क्या था? वो था बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज भी कौन सा था? बैक्टीरियोफाज था 5 × 174। याद रखना, ये जो 5, ये क्या है बेटा? ये है 5। क्या है ये? दिस इज 5 × 174। ये बैक्टीरियोफाज है। इसको 1997 में पहली बार इसको जीनोम सीक्वेंस किया गया है। उसके बाद आपने याद रखना कि पहला बैक्टीरिया, फर्स्ट बैक्टीरिया जिसका जीनोम सीक्वेंस हुआ है वो है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा काज करता है। इसकी जीन सीक्वेंसिंग 1995 में की थी। और कौन सा मेथड इस्तेमाल किया था? शॉटगन मेथड से इसको सीक्वेंस किया गया था। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको समझ आया। आगे बढ़ें, चलो जी। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि हाँ, फर्स्ट यूकैरियोट हम कह सकते हैं, या कि पहला यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। वो जो है बेटा, ये बेटा फंजाई है। क्या है ये? फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। सैकेरियोमाइसीज सर्विसी, सैकेरियोमाइसीज सर्विसी ये पहली यूकैरियोटिक फंजाई है। इसका जो है जीन सीक्वेंसिंग हुई है 1996 में। क्लियर है? ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि पहला मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट इनवर्टिब्रेट, या हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट एनिमल जिसका जीन सीक्वेंस हुआ है वो है सिनोरेबटिस एलेगेंस। इसको हम सी एलेगेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने याद रखना है कि सी एलेगेंस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मॉडल ऑर्गेनिज्म माना जाता है। सी एलेगेंस की जो जीन सीक्वेंसिंग है वो 1998 में कंप्लीट की गई है। उसके बाद आपने ये पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट इंसेक्ट जिसका जीन सीक्वेंसिंग किया गया है वो है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। वो क्या है? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपने याद रखना है कि फर्स्ट प्लांट जिसका जीन सीक्वेंसिंग किया गया है वो है एरिडोप्सिस थैलेनिया। ये एरिडोप्सिस थैलेनिया जो है मॉडल ऑर्गेनिज्म है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, जेनेटिक्स का भी मॉडल ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद फर्स्ट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो कंप्लीट की गई है 2003 में। ये थी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ जी पहला बैक्टीरिया कौन सा था, पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था, ठीक है ना, फर्स्ट यूकैरियोटिक कौन सा था, फर्स्ट एनिमल या फर्स्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा था, फर्स्ट प्लांट कौन सा था, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कब कंप्लीट किया गया है। ये क्वेश्चंस आपको मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन तो एग्जाम में इससे आता ही आता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट जो है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है टोबैको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट डेवलप किया गया है 1982 में। 1986 में क्या किया गया? इंसेक्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाया गया ट्रांसजेनिक टेक्निक से। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इंसर्ट की गई बैसिलस थोरेंजेनेसिस में, जिसको हम कहते हैं बीटी। ठीक है ना। और यहाँ से जो क्रॉप बनी गई उसको कहते हैं बीटी क्रॉप, और बीटी क्रॉप में आते हैं हमारे पास कॉटन। उसके बाद आपने याद रखना एक और फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है सेल के लिए बनाई गई थी टोमेटो की, जिसका नाम था फ्लेवर सेवर टमाटो। ये भी आता है फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और पहली क्रॉप जो है जिसको मॉडिफाई किया गया था, ये फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो थी वो थी फ्लेवर सेवर टोमेटो। चलिए जी, आज अब हम MCQ डिस्कस करेंगे। तो ये पहला MCQ आपके सामने रहा है। एट द इनिशियल स्टेज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द एस्टिमेट कॉस्ट एंड बजट वाज, बताओ जी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एस्टिमेट टाइम कितना था और बजट कितना था? याद रखना, एस्टिमेट टाइम और कॉस्ट भी आ सकता है, बजट की जगह कॉस्ट भी आ सकता है। तो आपने याद रखना है 15 साल लगे इसको कंप्लीट होने में, और लगभग इसका जो कॉस्ट था वो $3 बिलियन था। ये चीज़ याद रखना है, $3 बिलियन और 15 ईयर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या लिखेंगे हम आंसर? डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपके सामने, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज पब्लिश्ड इन 2001 इन द जर्नल। जो पहला ड्राफ्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वो किस जर्नल में पब्लिश किया गया है? तो याद रखना, साइंस में भी नहीं, सेल में भी नहीं, प्लस प्लस बायोलॉजी में भी नहीं, तो नेचर जर्नल का नाम था जिसमें पहली बार इसको पब्लिश किया गया था।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट जीन ऑफ ह्यूमन इज। देखिए ह्यूमन का लार्जेस्ट जीन आपने बताना है, तो लार्जेस्ट जीन जो है वो डिस्ट्रोफिन है। ह्यूमन का लार्जेस्ट जीन जो है वो डिस्ट्रोफिन है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन है, एक मिनट, ये दिस इज क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथोडोलॉजी, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की जाती है टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, जिनको एक्सप्रेस किया जाता है एज आरएनए इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो याद रखना उसको कहते हैं ईएसटी। क्या कहते हैं उसे, उससे कहा जाता है ईएसटी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स को आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ये पॉइंट सीधा सीधा है, इसको याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल होस्ट, कौन सा सूटेबल होस्ट है फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्लोनिंग के लिए कौन सा सूटेबल होस्ट है। देखिए वायरस तो सूटेबल होस्ट नहीं हो सकता है, ऑल टाइप ऑफ फंजाई, फंजाई में नहीं बेटा, एक सारी फंजाई नहीं, तो ईस्ट को लिया जाता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम लिया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की होस्ट स्पेसिफिसिटी के लिए। और बैक्टीरिया में लिया जाता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मतलब कि बैक और यैक का इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। प्रोटोजोन भी नहीं आएगा, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सूटेबल वेक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्लोनिंग के प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो यार यू कैन से दैट प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग आए या वेक्टर आए, प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग आए या वेक्टर आए, तो आपने याद रखना। देखिए प्रोटोजोन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम तो नहीं ले सकते हम, फंगल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम तो नहीं ले सकते हैं, वायरल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम नहीं ले सकते। याद रखना इसमें आएगा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम लेते हैं, YAC इसको यैक कहते हैं, और लेते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये दोनों जो हैं इन्हें एज ए वेक्टर लिया जाता है, या आप ऐसे कह सकते हो एज अ प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग लिया जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, डी पार्ट आएगा। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, बेस्ड ऑन हुज प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के बेस पे वेयर द डीएनए मॉलिक्यूल फ्रेगमेंटेड इन द ईयर 1997, जहाँ पे किस प्रिंसिपल के बेस पे पहली बार डीएनए के फ्रेगमेंटेड मॉलिक्यूल को जो है फ्रेगमेंटेड फॉर्म में लिया गया है 1977 में। देखिए रोजेलस फ्रैंकलिन की इंफॉर्मेशन थी जो चोरी हुई थी, ये तो नहीं आ सकता है। वाटसन और क्रिक का मॉडल आया है जिसको कहते हैं वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये भी नहीं आएगा। विल्किन नाम तो नहीं है, तो इसका आएगा सीधा सीधा आंसर, दैट इज फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर के बेसिस पे प्रिंसिपल बताया गया है। क्लियर है ये पॉइंट। Our next question is on your screen. Question is how are the genetic and the physical maps assigned on the genome? हम कैसे जेनेटिक और फिजिकल मैप को असाइन करते हैं जीनोम पे, और बेस्ड ऑन माइक्रो सैटेलाइट। याद रखना मैक्रो सैटेलाइट नहीं, काइनेटोकोर नहीं, सेंट्रोमियर नहीं। सेंट्रोमियर की बेसिस पे हम क्रोमोसोम की पोजीशन देखते हैं, काइनेटोकोर की बेसिस पे भी हम क्रोमोसोम को डिवाइड कर सकते हैं। मैक्रो सैटेलाइट के नाम की टर्म नहीं आएगी, तो इसमें आएगा सीधा का सीधा बेस्ड ऑन माइक्रो सैटेलाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में कितनी न्यूक्लियोटाइड है। तो याद रखना आपने कि आपने ट्वेल्थ में क्या करना है, आपकी क्लास कौन सी है, मान लो ट्वेल्थ है, ठीक है ना। ट्वेल्थ क्लास में आपने मेहनत करके कितने परसेंट लिए, 64% आपने मार्क्स लिए। तो इसका सिंपल में याद है, ये जो 64 है ना, तो याद रखना क्या है, 3164.7 मिलियन। ठीक है ना, ये चीज़ आपने याद रखनी, ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट डेटा है, तो इसी के रिलेट ये बिल्कुल आपने एज सच याद रखना है। ठीक है ना, फैक्चुअल है तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितनी आप याद रख सकते हो उतनी रखने की कोशिश करिएगा। क्लियर ये पॉइंट। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन देम। बताता है कि सबसे कम जीन्स क्या है। देखिए एक टेक्निक है ना जिसको कहते हैं कैरियोटाइपिंग। क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग। ये आपने पढ़ना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, पढ़ोगे क्रोमोसोम के यूनिट में, कैरियोटाइपिंग, TYPING। ठीक है ना। देखिए कैरियोटाइपिंग क्या होता है, कैरियोटाइपिंग होता है, कैरियोटाइपिंग को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ द अरेंजमेंट, क्या है ये, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्या है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन क्या, बेस्ड ऑन देयर साइज। क्या है, बेस्ड ऑन देयर साइज। मान लो हमने क्या ले लिया, ये सपोज करो, अब मैं आपको थोड़ा सा इस पे एक और पॉइंट बताऊंगा, समझना अच्छे से। कैरियोटाइपिंग और आगे पढ़ेंगे हम, जरा देखिए। मान लो हमारे पास ये ह्यूमन सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है, ठीक है ना। अब ह्यूमन ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं ना, ठीक है ना, 46 होते हैं। या हम इसको कह सकते हैं 46, दैट मीन्स कि कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स में 22 क्रोमोसोम जो हैं,
22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोजोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स, ठीक है ना। ये सोमेटिक सेल्स होते हैं। और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है ना, इसे कहा जाता है एलोजोम। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? एलोजोम। इस एलोजोम को हम एक और नाम से जानते हैं, इस एलोजोम को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इस एलोजोम को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये एलोजोम जो है ये दो तरह का होगा, यहाँ होता है ये XX टाइप, यहाँ होता है XY टाइप, ठीक है ना। आई बात समझ? तो ये XX और XY टाइप, ठीक है ना। कैरियोटाइपिंग में क्या करते हैं? अब कैरियोटाइपिंग में क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज। अब देखो, जिस क्रोमोसोम का सबसे बड़ा साइज होगा तो वो सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। उसके बाद मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, इसका साइज थोड़ा छोटा है। फिर क्रोमोसोम नंबर 3, उसका साइज और छोटा। ऐसे करके आएगा, क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, ऐसे करके आएगा 22। क्या आएगा? 22 आएगा, ठीक है ना। ये मैंने बनाया 22 क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा XX। क्या आएगा? 22 के बाद क्या आएगा? ये आ गया XX, ठीक है ना। और आएगा XY। क्या आएगा? XY। अब देखिए, सबसे कम क्रोमोसोम वाई पे होते हैं। सबसे कम क्रोमोसोम किस पे होते हैं? क्रोमोसोम नंबर वाई पे होते हैं, ठीक है ना। 250 के अप्रोक्सीमेट में होते हैं। और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस पे होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 1 पे। क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम नंबर वाई पे सबसे कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ये चीज़ याद रखनी है। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स आर अरेंज बेस्ड ऑन देयर साइज। इसे कहा जाता है कैरियोटाइपिंग। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कैरियोटाइपिंग। क्या कहते हैं? कैरियोटाइपिंग। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स जो है वो क्रोमोसोम नंबर वाई पे प्रेजेंट होते हैं। किस पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम नंबर वाई पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हम किस किस वेक्टर का वाइडली इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में? क्वेश्चन क्या कहता है कि हम किस किस वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं? तो ये मैंने सीधा बताया आपको कि एक तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल करते हैं। इस पर कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जेनेटिकली सिमिलरिटी बिटवीन ऑल ह्यूमन। बताओ जी, मैं ऑप्शन दूंगा। ए ऑप्शन 99%, ठीक है ना। बी ऑप्शन 99.01%, सी ऑप्शन 90% और डी ऑप्शन 99.09%। 99.09%। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जेनेटिकल सिमिलरिटी बिटवीन द ऑल ह्यूमन इज 99.09%, ठीक है ना। और वेरिएशन जो है रिमेनिंग आती है, वो आती है VNTR में, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स में वेरिएशंस आती हैं। क्लियर ये चीज़? बाकी 99.09% जो है सभी ह्यूमन जीन जो है वो सिमिलर है। क्रोमोसोम नंबर पे सेम जीन प्रेजेंट होंगे, हर एक ह्यूमन में सेम नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होंगे, चाहे XX है, XY है, क्रोमोसोम 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी जी क्रोमोसोम है सब में जीन सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वेरिएशन जो है वो कहाँ पे दिखनी पड़ती है? 0.10% जो वेरिएशन, उसी से जो है ये सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी दो और स्पीशीज के बीच में आती है। क्लियर है ये चीज़? ये क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन क्या कहता है? द प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व इन ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग, वो प्राइवेट कंपनी जो इन्वॉल्व है ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग में इन पैरेलल विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बात, तो वो कौन सी है? वो है सेलेरिया। वो कौन सी है? CELERA, सेलेरिया कंपनी है जो इसके साथ इन्वॉल्व है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन इन ह्यूमन, टू सीक्वेंस द एंटायर बेस पेयर्स दैट मेक्स अप ऑफ 23 क्रोमोसोम। देखिए हमारे में क्रोमोसोम्स कितने? 23 पेयर्स हैं। लेकिन हम देखते हैं, देखिए मैंने क्या बताया, 22 क्या है? ऑटोजोम है। फिर क्या है? XX और XY, ठीक है ना। 22 ये आ गया, 23 और ये क्या आ गया? XY क्या आ गया? 24। तो आंसर क्या आएगा? टू सीक्वेंस द एंटायर बेस पेयर दैट मेक अप द 24 क्रोमोसोम। ये चीज़ नोट करके रखना बेटा, आप ये 23 क्रोमोसोम वाला मार्क करके नहीं आना। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज टू सीक्वेंस द एंटायर बेस पेयर्स दैट मेक अप द 24 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय, इसको किसने शुरू किया था? इसको किया था शुरू NIH ने। NIH मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन
इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक जीनोम, ठीक है ना। और था DOE, DOE स्टैंड्स फॉर DOE डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो इन्होंने इसको शुरू किया था, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए ये और क्वेश्चंस भी आपके लिए ले आया हूं मैं। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो आपने बताना है क्या 1986 में, 1990 में, कि 1996 के 1998 में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। क्लियर है। चलिए मुझे पता था कि आपने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देना है, तो मैंने क्या बताया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कब कंप्लीट हुआ था। इसको 13 साल लगे, 13 साल लगे, मतलब 2003 में ये कंप्लीट हुआ था। तो 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है जीनोमिक इज स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, ये भी नहीं है, प्रोटीन की स्टडी भी नहीं आएगी, बॉडी सेल भी नहीं आएगा, तो स्टडी ऑफ जीन्स एंड जीनोमिक्स, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स, जीन्स और जीनोम्स की स्टडी को जीनोमिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। and one who is expert in this field is known as genomicist। चलिए जी ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड है। अभी मैंने बताया आपको इट टुक कितने साल लगे, इसको 13 ईयर्स लगे टू स्टडी द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंटायरली एंड वाज कंप्लीटेड इन 2003। तो स्टार्ट कब हुआ था, शाबाश, 1990 में। किस किस ने शुरू किया था, शाबाश, कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी हमने पढ़ा भी किस किस दो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया था। चलो एक तो मैं बता देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एक तो मैंने बता दिया, DOE डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। दूसरा कौन था कोलैबोरेशन में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन जीनोम में कितने होते हैं, याद है, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। कितने, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरिया इन बायोलॉजी इज, ठीक है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एक नया एरिया है बायोलॉजी का, तो वो उससे बेटा क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं है, इंजीनियरिंग भी नहीं है, इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आएगा, ठीक है ना। तो याद रखना ये जो है ये लेटेस्ट ब्रांचेज हैं, एक बायो इन्फो मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और दूसरी जीनोमिक्स, दूसरी कौन सी, जीनोमिक्स, जहाँ पे हम जीन और जीनोम की स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है जीनोमिक्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन रेफरेंस टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये बेटा ऐसे है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने बताना है ELSI क्या है, ELSI। तो ये है इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, क्या है, इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज इसको हम कहते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन कहता है द स्ट्रेटजीज ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या क्या स्ट्रेटजी थी। देखिए सबसे पहले जीन मैपिंग करना। व्हाट इज द मैपिंग, जीन मैपिंग मतलब होता है, मान लो ये जीन ए है और ये जीन बी है, इन दो जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CM से। किससे, CM मतलब सेंटीमीटर नहीं, CM मतलब सेंटी मॉर्गन, क्या, सेंटी मॉर्गन। मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट ने जिसने पहली बार दो जीन के बीच में डिस्टेंस को काउंट किया था, आपने जेनेटिक्स में ये पढ़ा होगा। देखिए मैपिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम जीन सीक्वेंसिंग करेंगे, मतलब सीक्वेंस लगाएंगे, मतलब क्रोमोसोम नंबर ए पे कितने जीन है उनको लगाएंगे, ठीक है ना। फिर क्रोमोसोम नंबर बी पे कितने जीन है उनको लगाएंगे, सी पे कितने जीन है उनको लगाएंगे। उसके बाद उनकी देखेंगे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब देखेंगे क्या उनकी बेस पेयरिंग सेम है, क्या मतलब बेस पेयरिंग मतलब क्या, नाइट्रोजन बेस पेयर, क्या एडेनिन थाइमीन जो है वो बेस पेयर कर रहा है, क्या साइटोसिन और गवानीन बेस पेयर कर रहा है। अगर ये बेस पेयर कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे चारगास रूल का भी इम्प्लीमेंटेशन होगा। चारगास रूल का क्या कहता है, चारगास रूल कहता है कि एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दूसरा कहता है कि जो साइटोसिन है वो गवानीन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो क्या कहता था ये, द स्ट्रेटेजी ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंक्लूड, मैपिंग भी आएगा, सीक्वेंसिंग भी आएगा, अलाइनमेंट भी आएगा, तो आंसर विल बी द ऑल ऑफ दीज। चलो जी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड बाय, क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंस कब कंप्लीट की गई है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आई बस समझ, पहला दिया था मैंने लेकिन वो मैंने फिर बाद में बताया, तो ये आपको है बेटा होमवर्क, ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, थोड़ा मुझे भी इनकरेज होगा कि नहीं मेरी वीडियो जो है वो इफेक्टिव बन रहा है, ठीक है ना, मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ ये इफेक्टिव, अदरवाइज मुझे भी मोटिवेशन चाहिए लेक्चर को प्रोसीड करने के लिए।
तो इसके लिए आपका कमेंट बॉक्स ही है जिससे आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो। तो चलिए, ये था आज का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की थोड़ी-सी हिस्ट्री मैंने बताई, इसकी सीक्वेंसिंग के बारे में बताया, इसकी क्या मैपिंग के बारे में बताया और इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए, ठीक है ना? तो होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इसको, इस लेक्चर सीरीज़ को अच्छे से देखा होगा और ख़ास करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाली सीरीज़ को भी देखा होगा। होप ऑल द बेस्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कमेंट में बताना कैसा लगा। थैंक यू।